तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आपसे पुरुष अधिकारत्व की बात आपसे सुनी कि पुरुष के अधिकारों को किस प्रकार से आपने वर्गीकृत किया, और उसके बाद छठा प्रश्न आपसे है कि स्थायी सुख शांति और संतोष के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं या स्वयं की मन स्थिति। आत्म विस्मृति की दोनों के मध्य आप किस प्रकार तुलना करते हैं? वस्तुतः ये दोनों एक चक्रीय स्थितियां हैं। अगर आपकी मन स्थिति ठीक है तो परिस्थितियों को आप अपने अनुसार ढाल भी सकते हैं या स्वयं को उसके अनुसार ढाल करके उनको अपने अनुरूप कर सकते हैं। यदि आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं तो आपकी मनोस्थिति उसी के हिसाब से बन जाती है, उसी के हिसाब से आप उसी की तरह से उसी के अनुसार आप सारे कार्य अपने कर सकते हैं, चाहे अपने को ढाल के चाहे परिस्थितियों को ढाल के। तो ये दोनों चीजें चक्रीय हैं, एक दूसरे पे आपस में एक दूसरे के ऊपर जी। निर्भर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। मूल तत्व दोनों का है जी। आदर्श, मर्यादा और सत्य आचरण। अगर हम आदर्श रखें, मर्यादा पर चलें, सत्य का आचरण करें, तो परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, चाहे जितनी नहीं हो, हम अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जी। तो परिस्थिति जिम्मेदार होती है या स्वयं की मनःस्थिति, या दोनों? हाँ, इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए इन तीनों चीजों को भी संतुलित करना पड़ता है। आदर्श, मर्यादा और सत्य का आचरण, सत्य पर चलना। मूलतः बात वही आचरण की बात आती है। जी। यदि है तो हम दोनों को संतुलित करते हैं, तो दोनों को संतुलन करके चलना चाहिए। अगर स्थितियां आपके विपरीत हैं तो आप स्वयं को स्थितियों के अनुसार ढाल कर उस तरह से समय के हिसाब से आचरण करें। और अगर स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आप अपने मन स्थिति को उसी प्रकार से अनुकूल बनाकर चलें। दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि जब उसमें देखिए, इस प्रगतिशील दौड़ में जब स्त्रियों के विरुद्ध जाने कितने कितने ठीकरे फोड़े गए कि स्त्रियां ये हैं और वो है। आधुनिकरण के लिए स्त्रियां, भारत में स्त्रियों का आचरण, स्त्रियों पर क्या दबाव बनाया जाता है, स्त्रियां बहुत, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, कितने कितने जो है ना कहे गए। लेकिन आप आधुनिक युग में देखिए, स्त्रियों के ऊपर 3-3 काम हो जाते हैं। अगर स्त्री प्रोफेशनल है, काम करती हैं, तो उनके ऊपर तो घर का भी काम है, बाहर का भी काम है, संतति पालन का भी काम है, सारे काम जो है ना होते हैं। तो स्त्रियां उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूल करती हैं, परिस्थिति को अपने हिसाब से बनाती हैं, किसी भी तरीके से तीनों काम वो कर लेती हैं। जिसमें कि एक ऋग्वेद का मंत्र है जिसका अर्थ ये कि समानी यकुति समानी हृदयान वा सममस्तु बोस यथा वह सुसहामति। यानी अगर सब लोग समान मन से, समान से, आपस की सहमति से उचित आचरण करें तो मन स्थिति अपने आप स्थिति के हिसाब से बदल जाती है और काम हो जाते हैं। और उसमें जो है ना स्थायी सुख संतति, स्थायी सुख का मूल तत्व क्या है? स्त्री पुरुष आपस का सामंजस्य ही स्थायी सुख की है। चाहे वो चाहे किसी भी युग में हो, किसी भी समय में हो। जहां तक आत्मविस्मृति का अर्थ है, जी। तो आत्मविस्मृति कब शुरू हुई? हमारे समाज में पहले तो स्त्रियां बहुत उच्च स्तर पर थी, जी। बाद में भी रही। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, सारी परेशानी, सारी कठिनाई शुरू कब हुई है?
तो स्त्रियों का इतना क्या कहते हैं लोग ये मुगल और अंग्रेजों के आक्रांता काल में ये सारी बातें उत्पन्न हुई हैं, जिसको कि आत्मविस्मृति का युग कहा जाता है। ये कि मनुष्य की मूलतः भारत में आत्मविस्मृति का युग आया स्त्रियों में, क्योंकि वो मुस्लिमों ने, उसके बाद ईसाई धर्म ने, जो जिस तरह से हिंदू धर्म का विनाश करने का प्रयत्न किया गया, शुरू किया गया था, तो जब धर्म को ही धर्माचार्यों ने एक तरह से संकुचित कर लिया, जिससे कि वो धर्म बचा रहे, विधर्मियों की तरफ न जाए, इसी तरह से फिर स्त्रियों के अधिकार भी कम कर दिए गए, उनके नियम कठोर कर दिए गए, आचरण के नियम कठोर कर दिए गए। ये आत्मविस्मृति के युग में हुआ, और ये सब हुआ इसलिए, पहले नहीं था, अब भी स्वतंत्रता के बाद अब नहीं हुआ है, लेकिन इस काल में था, वही आत्मविस्मृति का युग था। इसी से ये सारी परेशानियां सारी जो है ना खड़ी हुई, क्योंकि जब और जिस प्रारंभ का हुआ, मूलतः प्रारंभ तो महाभारत के युद्ध से हुआ, जो कि एक तरह से एटॉमिक युद्ध था, जिसमें क्या कहते हैं काफी विकास हुआ, और धीरे-धीरे आक्रांता लोग आने लगे। जब उन्होंने सुना कि भारत का पराभव हुआ, पराभव इसलिए हुआ कि जब महाभारत के युद्ध में अधिकांश जो है ना बहादुर वीर सारे मारे ही गए, संस्कृति का भी कल्चरल विनाश हुआ, और अंत जो है ना उस तरह हुआ कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो हुआ, यानी जन्मेजय जो कि परीक्षित का पुत्र था, उसने कहा कि परीक्षित ने यानी नागों ने मेरे पिता का अहित किया, तो उन्होंने जो नाग यज्ञ किया तो सारी नाग जाति का विनाश किया। नाग जाति जो है भारत की सीमा पर, भारत के चारों ओर एक बहुत ही दुर्धर्ष लड़ने वाली युद्धक जाति थी, जो कि विदेशियों से भारत की रक्षा करती थी। उनका जब विनाश हो गया तो विदेशियों को मौका मिल गया आने का, और मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, इस तरह से धीरे भारत और साथ में स्त्रियां भी आत्मविस्मृति के युग में चली गई। उसका ये अंतर ये फर्क हुआ। तो ये वैदिक दर्शन का विस्मृति का युग था, तब उसमें तमाम चारवाक और तमाम नास्तिक युग शुरू हुए। तमाम बुद्ध और जैन को भी हम नास्तिक धर्म मानते हैं, क्योंकि इनके धर्म के कारण ही जो है अपना वैदिक धर्म का डाउनफॉल हुआ, का विनाश हुआ। वैदिक धर्म, इन्होंने भी वैदिक धर्म के विरुद्ध काम किया, जैन, बुद्ध, चारवाक, और बाद में तो ईसा और ये सब मुसलमान जो आए ही। तो मूलतः ये सामंतिक काल में ये सब हुआ, स्त्रियों के जो अधिकारों का कटा हुआ, ये हुआ, अधिकारों को कट किया गया, ये सारा उस काल में हुआ है। और अंग्रेजों की, मुसलमानों की भोगी संस्कृति के कारण स्त्रियों को नियंत्रण में किया गया, तो वो आत्मविस्मृति का युग हुआ। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने डॉक्टर साहब बताया कि स्वयं की मनःस्थिति और आत्मविस्मृति में अगर सामंजस्य हो, तो इस प्रकार की ज़िम्मेदारियों से, परिस्थितियों से हम उबर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम प्रश्न है कि नव जागरण काल, आज के इस यंत्र युग में, वैज्ञानिक युग में स्त्री पुरुष वैवाहिक जीवन से कतराने लगे हैं और स्वच्छंद प्रवृत्ति का भाव उनमें जागृत हो रहा है, तो यह नव जागरण काल दोनों के मध्य किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है? ये जो स्थिति आपने वर्णन की जो उत्पन्न हुई है, जी। वास्तव में उत्पन्न होने का मूल वही कारण है कि हम आत्मविस्मृति के युग में वैदिक मर्यादाओं को भूल गए। जी। कुछ बाहरी परिस्थितियां, कुछ अपनी आंतरिक परिस्थितियां के कारण, कुछ मतलब विधर्मी आक्रमणों के कारण जो हमारी संस्कृति का कमी हुई, ह्रास हुआ, उसके कारण ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई जो आप आज वर्णन कर रहे हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति उसमें का जो भाव जागृत हो रहा है। वो उससे हुआ।
क्योंकि हमारे वैदिक दर्शन में तो ये कहा गया है कि दोनों गाड़ी के पहिए हैं, यस्तु नारस पूजन्ते रमन्ते तद्देशा, यानी स्त्री होगी ही नहीं, विवाह ही नहीं होगा, स्त्री ही नहीं होगी, तो आदमी को पूरा क्या कहते उसे वो कहते हैं ना कि अ, मुक्ति, इसके बिना कहाँ इतनी मुक्ति मिलती। जो जब वो उनसे शंकराचार्य जब उनसे हार गए थे, जी। मंडन मिश्र से, मंडन मिश्र शंकराचार्य से हार गए थे, तब मंडन मिश्र की पत्नी, उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी ये कहाँ हारे, मैं हूं तो ये कैसे हार सकते हैं। तो फिर उन्होंने शंकराचार्य को जो ना एक तरह से कहा था, शंकराचार्य ने फिर गए, दूसरे शरीर में परकाया प्रवेश किया और पूरा क्या कहते हैं स्त्री के बारे में जान करके फिर दोबारा आए, उन्होंने फिर दोबारा किया शास्त्रार्थ और फिर हराया उनको, भारती को, उनकी पत्नी भारती जो थी उनको हराया। तो मूलतः बात यही है कि वैवाहिक जीवन से कतराना एक अच्छी बात थोड़ा ही है कोई, क्योंकि वो अति भौतिकता के कारण उनको टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन से कतराने लगे हैं। लेकिन अब जब हम जागरूक हो रहे हैं, भाई आज ये महिलाओं के भी ये तमाम जो गुण हैं, नारी सौंदर्य का उपयोग करने पर, पुरुष ही नारी सौंदर्य के उपयोग करने पर लगे कि शादी की विवाह की क्या जरूरत है, जब सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो विवाह की जरूरत क्या है। सही बात है, बिल्कुल जरूरत जी, नहीं जी। है, मगर आगे संतति के लिए तो जरूरत है ही ना उसकी। ये सारा क्यों हो रहा है कि भौतिक प्रगति इतनी हुई है, वैज्ञानिक युग है, लेकिन एक चीज की कमी है, उसको योग में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। अर्थात हर काम आप करें, सब कुछ उन्नति करें, सब कुछ है, लेकिन साथ में ईश्वर अवश्य हो। अगर ईश्वर का विचार साथ में नहीं होगा तो सारी चीजें आप विकृत की ओर ले जाएंगे, आपको विकृति की ओर ले जाएंगे। जैसे वो उसमें ईशोपनिषद में कहते हैं ना कि सम्भूति च असम्भूति यस्तद वेदो भय सह, यानी संसार और माया दोनों को साथ साथ जो है ना मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। तो जो जी, वैज्ञानिक प्रगति होने का अर्थ ये नहीं है कि क्या कहते हैं, अब स्त्रियां भी एक तरफ चल रही हैं, वो भी चाहती हैं कि हम पुरुष के बराबर हो जाएं। तो बराबर नहीं होना है, युक्त युक्त होना है, यानी साथ होना है, साथ होना, बराबर होना, समानता, समानता नहीं, युक्त युक्त होकर साथ हो। अब जैसे कि मेरे उपन्यास में वो हीरोइन कहती है इंद्रधनुष में कि क्या पुरुष कभी ब्रा, बिछुआ पहनते हैं क्या, तो हम क्यों पुरुषों के कपड़े पहने क्यों अपनाएं, क्या जरूरत है इस सब की। सब अपना अपना कार्य उचित तरीके से अगर चलता रहे तो इसके लिए तो विवाह के बगैर इस पुरुष की मुक्ति नारी के बिना नहीं है, जी, नारी के बिना पुरुष की मुक्ति कहाँ है। तो जब तक वैवाहिक बात नहीं होगी, इसीलिए तो हम मानव समाज की बात करें, न कि स्त्री की, न पुरुष की, न स्त्री विमर्श की, न स्त्री पुरुष की, मानव समाज की बात करते हैं। अगर मानव समाज बहुत अपना होता है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए कि स्त्रियां स्वयं अपना व्यवहार, ज्ञान, कुशलता, तप, त्याग, चरित्र की दृढ़ता की रक्षक कौन होती है? स्त्री। संतति को कौन संभालता है? स्त्री। संस्कृति को कौन संभालता है? स्त्री। अगर स्त्री है तो संस्कृति भी है, संतति भी है, और संतति और संस्कृति है तो फिर दुनिया है, तो दुनिया ही नहीं चलेगी। तो अकेले होने से, विवाह न करने से दुनिया कैसे हो? तो पुरुष को ये सोचना चाहिए, जब तक वो वैदिक सिस्टम की तरफ, वैदिक संस्था की तरफ, वैदिक आचार आचरण मंदा की तरफ नहीं चलेंगे, उसी तरह से जहाँ पे क्या कहते हैं संसार और माया दोनों को ही बराबर मानते हैं, तो इसका
उत्तर मूलतः यही है कि नवजागरण काल में हमको पुनः जो है ना अपनी भारतीय सभ्यता की और संस्कृति की ओर चलना होगा। उनके विचार, उनके शास्त्र, अपने शास्त्रों के ऊपर चलना होगा। जब तक वो विचार मनुष्य के मन में नहीं आएंगे तो इस अति भौतिकता के वैज्ञानिक युग में मनुष्य जो है ना उचित उसको रास्ता, उचित राह नहीं मिलेगी, तो वो ऐसे ही शादी से ही भागेगा, तो फिर अल्टीमेटली तो यही होगा, अंत में विनाश जो होता है वही बहुत होगा। बहुत सुंदर बात आज आपने संदेश दिया समाज के लिए डॉक्टर साहब की आज के इस नवजागरण काल में जो स्वच्छंद प्रवृत्ति का भाव पुरुषों और महिलाओं में जागृत हो रहा है और उसमें वैदिक हमारे संस्कार जो हैं वो अगर निहित हों, अगर वो उनको सीखें तो दोनों के मध्य बहुत सुंदर सामंजस्य स्थापित हो सकता है। और इस प्रकार से डॉक्टर साहब आपने आज सातों प्रश्नों के बहुत ही सुंदर उत्तर दिए और अब हमारा दूसरा चरण आरंभ होता है और इस दूसरे चरण में हमारे साथ अपर्णा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और पुष्पा जी हमारे साथ पुष्पा जोशी जी शुरू से ही आरंभ से ही जुड़ी हैं और अपर्णा जी आप थोड़ा सा विलम्ब से हमारे साथ जुड़ी हैं संभवतः आपने डॉक्टर साहब के 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं सुना होगा और फिर भी मैं एक-एक कर आपको आमंत्रित करता हूं कि सबसे पहले पुष्पा जोशी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने आज के इस वार्ता में इस साक्षात्कार में आप डॉक्टर साहब से सीधे-सीधे जो सवाल करना चाहते हैं वो आप कीजिए स्वागत है आपका। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने जो भी विवरण दिया बहुत अच्छी तरह से दिया। स्त्री पुरुष का अधिकार है, पाश्चात्य संस्कृति और सभी को जोड़कर उन्होंने एक अच्छा सार निकाला और अच्छा लगा। युक्ति युक्त अधिकार की बात करी जो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जहां तक अधिकार की बात आती है, पुरुष और स्त्री का अधिकार बिल्कुल समान होना चाहिए। पुरुष का क्षेत्र अलग हो सकता है, क्षेत्र मान सकते हैं, पुरुष का क्षेत्र कुछ बाहर का है, स्त्री का घर का है, लेकिन अगर स्त्री घर से बाहर निकलती है और उसमें योग्यता है और जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसको पुरुष को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए और स्त्री को भी पुरुष की मानसिकता को समझकर उस हिसाब से काम करना चाहिए। ये जो एक सामंजस्य है वो भी इस डॉक्टर साहब ने बात कही। स्त्री की महत्ता का भी उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रश्न तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करती हूँ और आज के इसमें मुझे बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। धन्यवाद। तो वैसा ही बने। तो पुष्पा जोशी जी क्या आप ये मानती हैं कि आधुनिक समाज में जो स्त्रियां कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं, हमको पुरुषों से भी उच्च लेकिन अधिकार जो होने चाहिए? बराबरी की भावना है वो चीज गलत है। बराबरी की भावना नहीं है होना चाहिए, लेकिन हाँ कम भी नहीं है, स्त्रियां कम भी नहीं है, लेकिन पुरुष को भी उसको स्त्रियों को समझना चाहिए, मान देना चाहिए। स्त्रियां हर तरह से एडजस्ट करती है, लेकिन पुरुष को उस बात को समझाने का एक तरीका होना चाहिए, ये बात भी है। तो पुरुष प्रधान समाज की आप किस प्रकार से तुलना करते हैं स्त्रियों से? पुरुष प्रधान समाज की भी मैं वो बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। पुरुष का अधिकार है, लेकिन पुरुष को स्त्रियों की भावनाओं को जरूर समझना चाहिए। स्त्री सिर्फ यह चाहती, पुरुष समाज प्रधान समाज होना चाहिए, स्त्री हर स्त्री के ऊपर एक छत्र होना चाहिए ताकि उछृंखलता नहीं बढ़े। कुछ गलत कदम जो उठ रहे हैं उसके ऊपर एक अंकुश तो होना चाहिए और पुरुष का छत्र भी सिर पर होना चाहिए, ये बात तो मैं मानती हूँ। तो आप क्या मानती हैं कि स्त्रियों को स्वच्छंद विचार में स्वच्छंद प्रवृत्ति स्त्रियों में होनी चाहिए? उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए? विचारों की स्वतंत्रता है, सब है, लेकिन एक जो मर्यादा है, स्त्रियों की जो मर्यादा वैदिक तरह से बनी हुई, उस मर्यादा के अंदर रहकर ही उसे कार्य करना चाहिए, तो मैं मानती हूँ। मर्यादा का उल्लंघन तो हमेशा विनाशकारी होता है, या पुरुष के लिए हो या स्त्री के लिए। अगर पुरुष अति करता है तो भी वो गलत है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी बंधा हुआ है स्त्री के साथ में।
स्त्री के विचारों का वो सम्मान करे, स्त्री उनके विचार का सम्मान करे, तभी सब कुछ सब ठीक चल सकता है। मेरी जितनी छोटी बुद्धि है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो पुष्पा जोशी जी ने बहुत संक्षेप में बताया कि दोनों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप पुष्पा जोशी जी के विचारों से क्या सहमत हैं? हाँ, नहीं, पुष्पा जोशी ने ये जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से अच्छी बात कही कि दोनों के विचारों में सामंजस्य तो होना ही चाहिए। पुरुष का अधिकार है, वो तो है ही, लेकिन पुरुष को चाहिए कि स्त्री के अधिकार की भी रक्षा करे, तब तो उसका अधिकार भी अधिकार है, अदरवाइज़ उसका अधिकार काहे बात का? बहुत अच्छी धन्यवाद बात डॉक्टर। कही पुष्पा धन्यवाद जी ने। डॉक्टर। जी, तो इसी के साथ हमारे आज के साक्षात्कार का यह सत्र समाप्त होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और पुष्पा जी, आपने भी अपना अमूल्य समय हमें दिया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम अगले साक्षात्कार के लिए मिलेंगे, मैं उसकी सूचना शीघ्र ही दूँगा। और तब तक के लिए विचार मंच आपको बहुत-बहुत नमन करता है, स्वागत करता है। धन्यवाद। सब आपको भी, डॉक्टर साहब को भी, अपर्णा जी को, सबको नमन बंद है। वो कहाँ गई? अपर्णा जी चली गई।